हम शुरू करने लगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में दी नेक्स्ट पार्ट यानी कि एक्सचेंज रेट। अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को लिंक करेंगे एक्सचेंज रेट से। ठीक है, तो बेसिकली एक्सचेंज रेट होता क्या है? वैसे तो आप लोगों ने जनरली देखा ही होगा तकरीबन, मगर थोड़ा सा कि जब एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरे कंट्री की करेंसी के टर्म्स में देखी जाए, के टर्म्स में देखी जाए, सही है। अब अमूमन एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं यानी कि रुपीज़, जो कि मैं तो पाकिस्तान में बैठी हूँ तो ये है डोमेस्टिक करेंसी, और फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो ठीक है, यानी कि इसको पढ़ते कैसे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आज की वैल्यू को निकालती हूँ, जितना मुझे लास्ट याद है कि 166 रुपीज़ पर डॉलर चल रहा था, यानी कि $1 इज़ इक्वल्स टू 166 रुपीज़। ठीक है, यानी कि आप 166 रुपीज़ दोगे तो फिर आपको $1 मिलता है। ठीक है, एक्सचेंज रेट ये होता है। द सेम वे इसको, ये तो मैं टर्म्स में बात कर रही हूँ, जब मैं पाकिस्तान में बैठी तो मेरी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो रुपीज़ है। ठीक है, अगर यही एक्सचेंज रेट जो है वो अमेरिका के लोग देख रहे होंगे तो इस तरीके से देख रहे होंगे, यानी कि 166 हो जाएगा $1 अपॉन 166 रुपीज़। तो इसको आप कर लें, यानी कि इसको मैं रख लूँगी 1 रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, तो कितना बन जाएगा? मैं इस 166 का इन्वर्स कर रही हूँ, सिंपल। ये तो कुछ ज़्यादा वैल्यू आ रही है इसकी, तो ये आ रही है 1 2 3 जी। ठीक है, यानी कि इसके आगे भी वैल्यूज़ हैं, मगर अप्रॉक्स करने के बावजूद भी ये ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, उसके आगे यहाँ पे 2 था, तो ये है। ठीक है, वैल्यूज़ जो है वो डोमेस्टिक करेंसी की या दूसरी करेंसी या फॉरेन करेंसी की डी वैल्यू या एप्रिशिएट्स भी होती हैं, तो वो भी हम आगे सिस्टम्स देखेंगे इनके एक्सचेंज रेट्स के जो होते हैं, उसके अंदर में पता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, पहले ये एक समझा के फिर मैं आपको जो है हेजर एंड स्पेकुलेटर ये एक्सप्लेन करूँगी। पहले तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या होता है। ये जो है वो दो किस्म के एक्सचेंज रेट हैं। ठीक है, लिखूँ पहले इसको, 2 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जी हाँ, टाइम की बुनियाद पे ये दो किस्म के जो है वो एक्सचेंज रेट्स हैं। मैं इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। एक है स्पॉट एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, स्पॉट एक्सचेंज रेट यानी कि आज का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड का एक्सचेंज रेट यानी कि आज के ही दिन आपने जो है वो एक्सचेंज रेट मार्केट में फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट 30 दिन भी होते हैं, 90 दिन भी होते हैं, 180 दिन भी होते हैं, डेज़ की बात करें मैं। ठीक है, करने को 1 वीक भी होता है। ठीक है, 2-3 वीक्स भी होता है। तो आपने क्या किया, एक्सचेंज रेट मार्केट में जाके अगले 30 या 90 या 180 दिन के बाद आपने जो है वो एक्सचेंज रेट मालूम किया और उस पर जो है एक डील साइन कर ली
कि आप जो है लाके डॉलर्स देंगे और उसके बदले रुपीज़ ले लेंगे, ठीक है, कितने भी सम हो सकता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सचेंज रेट फॉरवर्ड का होता है वो एक जगह फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है, वो फिक्स्ड होता है, यानी कि आज के हिसाब से कम होगा या ज़्यादा होगा वो बेनिफिशियल होता है, वो आर्बिट्रेज होता है, वो अभी मैं आपको करवाऊँगी आगे, वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। बेशक आप जब आज जो आपने यानी कि 180 डेज़ फॉर एग्जांपल आपने जब 180 दिन के बाद आप स्पॉट में जाओगे तो बेशक इससे डिफरेंट होगा, वुड बी नॉट इक्वल टू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, मगर जो इसका आपने ना आप जाके इसी के ऊपर अगर आपने डील कर दी है तो आप इसी के ऊपर जाके ख़रीदो फरोख्त कर लोगे इन दी सेम बंच ऑफ अमाउंट। यानी कि अगर आपने उनसे कहा कि मैं 180 दिन बाद आऊँगी, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 डॉलर्स लेके और मैं इसको कन्वर्ट करवाऊँगी रुपीज़ में, तो आप एक्सचेंज रेट बता दें तो वो एक्सचेंज रेट आपको बता देगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल 166 पर डॉलर पे मैं इसको चेंज कर दूँगा। तो आप जब लेके जाओगे अगर उस टाइम पे 180 डेज़ के बाद जो स्पॉट के अंदर चल रहा होगा वो चल रहा होगा 170 पर डॉलर, तो आप 170 से अब आपका कोई ताल्लुक़ नहीं, आप एक्सचेंज रेट में जाके इस डील को पूरा करो। आप 166 के हिसाब से डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करवाएंगे और लेकर आ जाएंगे, ठीक है। ये तो है वो स्पॉट एंड फॉरवर्ड, दो किस्म के एक्सचेंज रेट्स जो कि दो मार्केट्स में चल रहे होते हैं। इसके आगे मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी हेजर एंड स्पेकुलेटर का, ठीक है। हेजर वर्सेस स्पेकुलेटर, ये बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है, इस चीज़ को सीख लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हेजर क्या होता है और स्पेकुलेटर क्या होता है? हेजर बेसिकली होता है रिस्क अवर्सर, यानी कि जो रिस्क लेना नहीं चाहता या रिस्क हेटर, ठीक है, जो रिस्क से बचता है, रिस्क से बचने वाला, सही है। स्पेकुलेटर क्या होता है? स्पेकुलेटर होता है रिस्क लवर, ठीक है। रिस्क लवर जो होता है उसको स्पेकुलेटर कहते हैं, यानी कि वो रिस्क लेने को तैयार होता है। एक्सचेंज रेट का भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। अभी मैं आपको एक्सचेंज रेट को आगे डिमांड एंड सप्लाई में एक्सप्लेन करूँगी तो उससे आपको इस चीज़ को जो है वो आप समझ लेंगे कि ये रिस्क क्यों होता है, ठीक है जी। एक्सचेंज रेट के सिस्टम्स करवा देती हूँ, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट के सिस्टम्स होते हैं 3 मेनली। पहला होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपका मनी एंड जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट होता ही है, ठीक है, जिसके अंदर आपका यहाँ पे एक्सचेंज रेट हो रहा होता है, ठीक है, इसी के अंदर एक्सप्लेन कर देती हूँ। मनी एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड पर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे होता है एक्सचेंज रेट और यहाँ पे आपके पास आता है डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि हमारे पास रुपीज़ है, हम यहाँ पे रुपीज़ लेके चलेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द डिमांड फॉर रुपीज़, दिस इज़ द सप्लाई ऑफ रुपीज़, दिस इज़ द इक्विलिब्रियम जो कि मार्केट के अंदर, और ये है वो इक्विलिब्रियम की रुपीज़ की क्वांटिटी, ठीक है। ये जो ई है ये बेसिकली आपका यहाँ पे एक्सचेंज रेट को शो कर रहा होगा, ठीक है, इन एक्सचेंज विद डिफरेंट करेंसीज, ठीक है जी। फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि अगर किसी भी वजह से भी वो वजूहत हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है, सप्लाई बढ़ जाए या डिमांड बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, एक्सचेंज रेट अगर मूव कर रहा है फ्रीली तो उसको फ्रीली मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं इसमें ये कहूँ कि एक्सचेंज रेट इज़ अलाउड टू मूव फ्रीली इन मार्केट या ऑन मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है, मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर छोड़ दिया जाता है,
अगर वो हद से ज़्यादा हाई हो रहा है तो हाई हो रहा है क्योंकि वो फ्री है, ये हो रहा है तो हो रहा है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड होता है फिक्स्ड। एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसमें क्या होता है कि आपका एक एक्सचेंज रेट जो होता है वो फिक्स्ड कर दिया जाता है, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एक्सचेंज रेट, इस पे आपका एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया है, ठीक है। ये डिमांड चल रहा है, ये सप्लाई चल रहा है। अब किसी भी वजह से कोई अनसर्टेनिटी आती है रुपीज़ की सप्लाई में या डिमांड में, किसी वजह से ये बढ़ जाता है, तो मैं यहाँ पे जो इसको सब डिमांड का राइज कर देती हूँ, किसी भी वजह से रुपीज़ की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट तो आपका फिक्स्ड रहेगा। तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि आपका जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरवीन करती है, वो रुपीज़ की सप्लाई बढ़ा के यहाँ पे आपके एक्सचेंज रेट को वापस फिक्स कर देती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट जो यहाँ पे इंटरवेंशन करती है, और ये फिक्स एक्सचेंज रेट जो होता है ये खासा, ये क्या कहूँ, इसके अंदर जो आपको फंड्स की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही उठा के कि इतनी सी मूवमेंट जो मैं आप यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ इस ग्राफ के अंदर, जो इतनी सी मूवमेंट है, बस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ये इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने के लिए मिलियंस क्या बिलियंस ऑफ रुपीज़ भी लग जाते हैं, बिलियंस में करेंसी लग सकती है, इतना भी शिफ्ट होता है। तो ये अमूमन फिक्स एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं, ये अगर बैलेंस ना रख सकें तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजूहत भी बनती हैं, दिवालिया निकल जाता है अच्छे खासे लोगों का, ठीक है। तो खैर लॉट्स ऑफ फंड्स आर नीडेड, ठीक है। तीसरा जो तीसरा होता है ना, इसको एक और नाम भी कहते हैं डर्टी फ्लो। तीसरा बेसिकली उसका नाम होता है मैनेजरियल, ठीक है, मैनेजरियल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब मैनेजरियल सिस्टम वैसे तो नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें क्या है, यानी कि उन्होंने मैनेज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई नहीं ड्रॉ करूँगी, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये उन्होंने एक्सचेंज रेट का जो है एक लिमिट बना दी है, ठीक है। एक्सचेंज रेट इसके दरमियान में ही मूव करेगा, ऊपर जाएगा डिमांड सप्लाई जो भी है। जब वो इस एक्सचेंज रेट से कम या ज़्यादा पे जाएगा, उस सूरत में गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। अगर वो इस रेंज के दरमियान में मूव कर रहा है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगी। जहाँ वो इस रेंज से बाहर जाएगा वहाँ गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और इंटरवीन करके उसको वापस इस रेंज के दरमियान में लाएगी। ये होता है मैनेजरियल या मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि मार्केट मैकेनिज्म वर्क्स विद इन द रेंज ई मैक्स टू ई मिनिमम, ठीक है। इफ एक्सचेंज रेट इज आउट ऑफ द रेंज, देखिए इस रेंज से बाहर चली गई है, बेशक मिनिमम से नीचे चली गई है, मैक्सिमम से बाहर हो गई है, देन गवर्नमेंट इंटरवीन। उस सूरत में क्या होगा, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, वही सप्लाई को कम या ज़्यादा करके जो है वो वापस इस टू मेक एक्सचेंज रेट टू बी इन दी रेंज, ठीक है जी। तो यहाँ यानी कि अगर मैं इसको कहूँ कि गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी अगर ऐसा होता है कि एक्सचेंज रेट यहाँ चला जाता है, डिमांड सप्लाई जो भी अनसर्टेनिटी, फिर क्या होगा कि गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और इतनी सप्लाई करेगी कि वो वापस या तो उसके मैक्सिमम से थोड़ा सा नीचे आ जाए, इतनी सप्लाई रुपीज़ की बढ़ाएगी यहाँ से यहाँ,
कि वो गवर्नमेंट जो है वो वापस एक्सचेंज रेट यहाँ नीचे इस रेंज के दरमियान में आ जाए, ठीक है। अब तो ये हम चीज़ बाद में ही आहिस्ता आहिस्ता ही सीखेंगे कि एक्सचेंज रेट जो है वो मैनेज करने की क्या ज़रूरत है, या इससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो हम भी जैसे जैसे इसको आगे लेके चलेंगे वैसे वैसे पता चलेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो बनेगी उसके अंदर मैं आप लोगों को करेंसी के एप्रिसिएशन कैसे होती है, डेप्रिसिएशन कैसे होती है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसीज़ को करते हैं। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब ये डी वैल्यू और री वैल्यू और एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में फ़र्क क्या है, ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो आगे वाले के मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा होगा कि करेंसी एप्रिशिएट डेप्रिशिएट कब करती है, क्या सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। या डी वैल्यू और री वैल्यू जो कहा जाता है, ये इनमें फ़र्क क्यों होता है, क्या फ़र्क होता है, ये भी हम सीखेंगे। ये वो कहते हैं कि एप्रिशिएट और री वैल्यू वैसे तो सेम चीज़ होती है मगर स्टिल फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्या होता है, ये डेप्रिशिएट और डी वैल्यू कहने को तो सेम चीज़ है मगर फ़र्क है, फ़र्क क्या है ये भी हम लोग साथ सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद हाँ, आपको जो डिमांड एंड सप्लाई सिखाना है, दी फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट नहीं यानी कि वही करेंसी जो होती है डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। स्पेकुलेटर एंड हेजर मैंने आपको करवा दी है, वो समझ में आ गया। अब जब इतनी चीज़ हो जाएगी ना, उसके बाद हम लोग लेके चलेंगे आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज में हम लोग ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज को लेके चलेंगे, और फिर दर से बातें सिलसिला शुरू हुआ तो उसको आगे भी लेके चलेंगे, और फिर इंशाल्लाह इसको ख़त्म करके ही दम लेंगे, ठीक है। फ़िलहाल इतना कर लीजिए, फिर आगे